वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश, जैसे लफ्ज कहीं खो गए हों, जैसे हर मंजर धुंधला गया हो, जैसे समातों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। वो शायद अपनी ही चीखों से बहरी हो गई थी, शायद उसके आंसुओं ने उसे अंधा कर दिया था। उसको याद था तो बस वो मंजर, वो दरिंदगी, जब उसको उसके उस्ताद, जो कि उसका निगहबान होना चाहिए था और जिसे शायद वो अपना मुहाफिज ही मानती थी, उसके पास जब वो अपने छोटे छोटे हाथों में स्पारा लेकर गई तो उसने वो पढ़ाने की बजाय उसे साइड पर पड़ी मेज पर रखा और उसे बाजुओं से पकड़कर अंदर कमरे में ले गया। वो नन्ही परी पूछती रह गई कि कारी साहब आज सबक नहीं पढ़ना? कारी साहब आज जल्दी पढ़ा दें, मेरे घर मेहमान आए हैं, मैंने खेलने जाना है। कारी साहब, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। वो मिन्नतें करती रही, आखिर वो रो पड़ी। उसे रोता देखकर उस दरिंदे ने उसके मुंह पे हाथ रखा और धाड़ते हुए नन्ही परी को खामोश रहने को कहा और दरवाजे को कुंडी लगा दी। कुंडी लगाते हुए वो ये भूल गया कि ये कुंडी उसे शायद लोगों की नजरों से तो बचा लेगी, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है वो कुंडियों और दरवाजों के पीछे होने वाली हकीकत से वाकिफ है। नन्ही परी उस दरिंदे की धाड़ से वहीं सहम गई, उसमें हिलने जुलने की सख्त खत्म हो गई। उसको शायद समझ आ गई थी कि वो जिस शख्स को अपने बाप जैसा मोहतरम और शफीक समझती थी वो तो महज एक भेड़िया था जो घात लगा के बैठा था। नन्ही परी की खामोशी के बाद वो दरिंदा मकरू हंसी हंसा उसके करीब आया, उसके फूल जैसे बदन को ऐसी हवस भरी नजरों से देखा कि शैतान भी शर्मा जाए। उस दरिंदे को उस परी के ढके हुए सर ने भी ना झंझोड़ा। उसको अपनी उस दाढ़ी का भी ख्याल न रहा कि जिसके जोर पे वो उस रहमान के दीन का ठेकेदार बना फिरता है, जो अब भी उसे देख रहा है। उसकी हवस ने उसका हर खौफ, हर लिहाज मिटा दिया था। वो महज एक दरिंदा बन चुका था, इसे अपनी भूख, अपनी हवस मिटानी थी और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी। वो दरिंदा उस नन्ही परी के बिल्कुल करीब चला गया, यहाँ तक कि खौफ के मारे उसकी टूटती चलती सांसों की आवाज भी उसको सुनाई देने लगी और नन्ही परी का खौफ उसे बेखौफ करता रहा। वो उस फूल बदन को ऐसे मसलने लगा जैसे अभी नोच खाएगा। वो सिसकती रही, मिन्नतें करती रही, कारी साहब आप क्या कर रहे हैं? कारी साहब मैंने घर जाना है, मेहमान आ गए होंगे। लेकिन वो दरिंदा अपनी हवस में बिल्कुल ही अंधा बहरा हो चुका था। फिर आखिर दरिंदगी ने अपनी हदों को छुआ। शर्मो हया और सत्तर पोशी के सब तकाजे भूल के उस दरिंदे ने महज अपनी हवस पूरी की। उस गुल बदन को ऐसा नोचा कि नन्ही परी की रूह तक जख्मी हो गई। उसकी चीखें उसके हलक में फंसी रह गईं और उस हवस और दरिंदगी ने नन्ही परी के होशो हवास छीन लिए और वो बेहोश हो गई। उसकी सांसें रुकने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर आवाज सुनाई दी, कारी साहब, कारी साहब आप ही ने कुरान पढ़ लिया है। ये नन्ही परी के भाई की आवाज थी, जो शायद मामूल से ताखीर की वजह से खुद नन्ही परी को मदरसे से लेने आ गया था। जब वो मदरसे में दाखिल हुआ तो मदरसा बिल्कुल खाली था। पहले तो वो परेशान हुआ कि मेरी बहन कहाँ चली गई, लेकिन फिर उसने कारी साहब के कमरे की रोशनी जलती देखी तो उनके कमरे की तरफ चल दिया। दस्तक दी, बहन के बारे में पूछा, पर कोई जवाब नहीं। वो मुसलसल दस्तक देता रहा, पर उसको क्या पता था कि उस दस्तक का जवाब उसको नहीं मिलेगा। वो परेशान होकर घर वापस लौट गया और घर वालों को सारा वाकया बताया। उसका बाप ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और बेटे को लेकर मदरसे का रुख किया। रास्ते में वो यही सोचता जा रहा था कि कारी साहब तो खासे जिम्मेदार और काबिल एतबार इंसान हैं। उन्होंने परी को अंधेरे की वजह से शायद अकेले जाने से रोक दिया होगा। वहाँ उस दरिंदे को अंदाजा हो गया था कि अब यहाँ रहेगा तो जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। सो वो उठा, उसने अपने सतर को ढांपा कि अगर दुनिया ने उसको ऐसे देख लिया तो क्या जवाब देगा। उसने अपने अंदर की शैतान की हर ख्वाहिश पूरी की। सो उसने जल्दी से कपड़े पहने और पिछले दरवाजे से भाग गया। जब तक नन्ही परी का बाप मदरसे पहुंचा वो दरिंदा भाग चुका था। उसने बहुत दस्तकें दी लेकिन कोई जवाब न मिला। आखिर परेशानी के आलम में नन्ही परी के बाप ने वो दरवाजा तोड़ा और उसके बाद जो मंजर उसकी आंखों ने देखा वो किसी क़यामत से कम ना था। उसने एक नजर अपनी नन्ही परी पर डाली और दूसरी साथ खड़े अपने कमसिन बेटे पर और फौरन ही परी के बदन को पास पड़ी चादर से ढांप दिया और बेटे को घर जाने को कहा और खुद नन्ही परी को उठा के हॉस्पिटल की तरफ भागा। ये सब देखने के बाद उसका माऊफ दिमाग उससे एक ही सवाल कर रहा था
کہ قاری صاحب تو بہت اچھے انسان تھے، ان کی تو اپنی ایک بیٹی ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ننھی پری کو لے کر قریبی ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں اس کو ہنگامی وارڈ میں داخل کیا گیا اور اس کے والد کو بتایا گیا کہ ننھی پری کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی اور دیر ہو جاتی تو یہ ننھی سی جان اس درندگی کا بوجھ نہ برداشت کر پاتی اور مر جاتی۔ ننھی پری کو انتہائی نگہداشت یونٹ منتقل کر دیا گیا۔ 2 دن کی سر توڑ کوششوں کے بعد ننھی پری کو ہوش میں لایا گیا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی ننھی پری ابھی تک سکتے کا شکار تھی۔ اتنی درندگی نے اس کی ہر حس بیکار کر دی تھی۔ ننھی پری بالکل خاموش ہو گئی تھی، ایسے جیسے وہ درندہ اس کے بچپن کے ساتھ ساتھ اس کے لفظ بھی چھین کر لے گیا ہو۔ سب اس سے سوال پوچھتے رہے تھے کہ کیا ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا، لیکن ننھی پری کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔